Assalamualaikum, all my dear students. Today we are here again with a new video for Standard 10. ये वीडियो मुंबई महानगर पालिका के वर्चुअल क्लास की तरफ से पेश किया जा रहा है। मैं अंसारी राशिद अख्तर 10th स्टैंडर्ड इंग्लिश के एक नए लेसन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। बच्चों, आज 10वीं जमात के इंग्लिश में हम देखने जा रहे हैं यूनिट 1 का 4th चैप्टर, जिसका टाइटल है बी स्मार्ट। बी स्मार्ट यहाँ पर एक किस्म का ये इंस्ट्रक्शन है ना। बी वर्ब फॉर्म है जिससे स्मार्ट एडजेक्टिव यूज किया हुआ है, जिसका मीनिंग होता है बी स्मार्ट, यानी स्मार्ट बन जाइए या स्मार्ट हो जाइए, यानी होशियार बनिए, ज़हीन बनिए, चालाक बनिए। अब इस टाइटल से यहाँ पर ऑथर क्या कहना चाहते हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत हम करेंगे वार्मिंग अप एक्टिविटीज से। वार्मिंग अप में पहला सेक्शन हमारे सामने चिट चैट का। चिट चैट में इससे पहले भी आपको कहा गया बच्चों, जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं आप उसके आंसर राइटिंग में प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पर चिट चैट के लिए जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब क्वेश्चन से पहले कुछ इंस्ट्रक्शन बातें बताई हुई हैं, जिसमें कहा गया कि प्लानिंग योर करियर इज नॉट एन इजी टास्क बट वी कैन रिड्यूस द डिस्ट्रेस बाय मेकिंग अ प्रॉपर चॉइस। If we do what we love to do, the journey becomes smooth and leads to success. देखिए यहाँ पर करियर के बारे में बता रहे हैं कि करियर का इंतखाब करना, यानी जैसे अभी आप भी 10वीं में आ गए तो बहुत मर्तबा ये बात होती है कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। तो इसका जवाब बहुत मर्तबा हमारे पास नहीं होता है या हमें समझ नहीं आता कि हम क्या जवाब दें। तो ये चैप्टर उसी सिमत में एक हमारे लिए हेल्प होगी कि जब हम करियर के बारे में सोचते हैं तो ये काम आसान नहीं होता, लेकिन अगर हम उसको सही तरीके से देखें तो हम आसान उसमें जो दुश्वारियां हैं, डिस्ट्रेस है, उसको कम कर सकते हैं। इफ वी डू व्हाट वी लव टू डू द जर्नी बिकम्स स्मूथ एंड लीड्स टू सक्सेस ना। अगर हम ऐसा काम कर रहे हैं जो हमें पसंद भी है तो फिर हमारी ज़िंदगी कामयाब हो जाती है ना। हम ऐसे फील्ड का इंतखाब करते हैं ना, हम ऐसी जॉब को सिलेक्ट करते हैं जो हमें पसंद भी हो, तो फिर हमारी ज़िंदगी आसानी से गुजर जाती है। करियर को चूज करने में जिन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए उसके बारे में यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है। द फॉलोइंग डायग्राम शोज इम्पोर्टेंट फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल चूजिंग अ करियर ना। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं करियर को चूज करते वक्त, जो इस डायग्राम में आगे आ रहा है। यहाँ पर हम उन फैक्टर्स को रीड करेंगे और साथ ही उस पर डिस्कस करेंगे कि हाउ दे आर सो इम्पोर्टेंट एंड विच फैक्टर्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन अदर्स। चलिए देखते हैं, एक एक करके फैक्टर्स हमारे सामने आते जाएंगे। करियर फैक्टर्स, यानी करियर चूज करते वक्त हमें किन फैक्टर्स को ध्यान रखना चाहिए, तो उसमें सबसे पहला पॉइंट है स्किल्स। देखिए बच्चों, यहाँ पर हर इंसान में अपनी कुछ स्किल्स होती हैं, अपनी कुछ महारतें होती हैं, तो उन स्किल्स को ध्यान में रखते हुए हमें करियर को चूज करना चाहिए, है ना। जैसे अगर किसी को कम्युनिकेटिव स्किल्स किसी में ज़्यादा अच्छी है तो उसे ऐसा जॉब यूज़ करना चाहिए जहाँ पर कम्युनिकेशन का यूज़ किया जा सके। किसी को अगर टेक्निकल स्किल्स उसके अंदर अच्छी है, उसको चीज़ों को ज्वाइन करना, ब्रेक करना, रिपेयर करना, इस तरह के मैकेनिकल स्किल्स हैं, तो देयर आर डिफरेंट स्किल्स। जैसी स्किल्स जिस इंसान में है उसे इंटरेस्ट, स्किल्स के साथ साथ इंटरेस्ट भी होना चाहिए कि जिस फील्ड को हम एज अ जॉब सिलेक्ट कर रहे हैं हमें उसमें इंटरेस्ट भी होना चाहिए, और उस इंटरेस्ट के साथ साथ हमें अपने अंदर वैसी एबिलिटीज भी क्रिएट करना होगी ना। जैसे आप में से बहुत सारे बच्चे अपने टीचर्स को देखते हैं तो वो कहते हैं कि मैं टीचर बनना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि उन्हें एज अ रोल मॉडल अपने टीचर में दिखाई देता है कि जिस तरह हमारे टीचर हमें पढ़ाते हैं हम भी वैसे ही टीचर बनना चाहते हैं। लेकिन एक अच्छा टीचर बनने के लिए यू नीड टू डेवलप
और यू नीड टू एक्वायर द एबिलिटीज़, आपको अपने अंदर एबिलिटीज़ यानी सलाहियतें पैदा करनी होती हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, पर्सनैलिटी ट्रेड्स ना, हर इंसान के अपनी जो पर्सनैलिटी होती है उसके असरात होते हैं। मतलब जैसे सपोज कोई स्टूडेंट है वो फिजिकली बहुत कमज़ोर है या उसकी हाइट कम है, एंड सपोज वो चाहता है कि मैं फ़ौज में जाऊं, तो पर्सनैलिटी के हिसाब से फ़ौज में उसके लिए दुश्वारी आ जाएगी कि उसकी हाइट कम है और वो जिस्मानी तौर से कमज़ोर है। तो यहाँ पर हमें पर्सनैलिटी को भी देखना होता है कि हमारी पर्सनैलिटी किस चीज़ को सूट करती है। जैसे बहुत सारे लोग कम बोलने वाले होते हैं, अगर वो कम बोलने वाला शख्स लॉयर बन जाए, एक एडवोकेट बन जाए, तो फिर क्या होगा, वो तो अदालत में जज के सामने ज़्यादा बात ही नहीं कर सकेगा ना, क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी वैसी है कि वो ज़्यादा बात नहीं करता, तो इस तरह से उसका करियर उसके लिए सूटेबल नहीं होता। तो पर्सनैलिटी ट्रेट्स भी होते हैं कि अपनी शख्सियत के असरात जो होते हैं वो हमें उसको ध्यान रखना होता है। देन नेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन, डिमांड, कि आप जिस करियर को चूज़ कर रहे हैं उसका डिमांड है या नहीं। जैसे बच्चों, आपको शायद ये ना भी पता हो, लेकिन आप कभी किसी कोर्ट के बाहर जाते हैं तो वहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारे लोग टाइपराइटर लेकर कुछ टाइप करते हुए बैठे रहते हैं। लेकिन अब कंप्यूटर आने की वजह से वो जो टाइपराइटर्स का जो जॉब था वो अब ख़त्म हो गया है। कुछ आज से 10 साल पहले, जब तक कंप्यूटर इतना रीचेबल नहीं था, कंप्यूटर्स बहुत महंगे हुआ करते थे और लोगों को ज़्यादा कंप्यूटर आता नहीं था, उस ज़माने में 10-15 साल पहले टाइपराइटर की अपनी बहुत अहमियत हुआ करती थी। तो उस वक्त वो डिमांड में था कि जो लोग टाइपराइटर पर टाइपिंग कर सकते हैं स्पीड के साथ, सही स्पेलिंग्स और सही तरीके से उसको टाइमिंग के पर आप अपना काम कर सकते हो, तो उसकी डिमांड थी। लेकिन आज अगर कोई स्टूडेंट जाकर टाइपिंग सीखता है टाइपराइटर के लिए, तो वो आज की डिमांड नहीं है। तो जो डिमांड हो, जैसे आजकल कंप्यूटर में बहुत सारी नई नई चीज़ें आ रही हैं जो डिमांड पर हैं, तो जो डिमांड में है ऐसा करियर हमें चूज़ करना चाहिए ताकि हमें आसानी से उसका फ़ायदा मिल सके ना। क्योंकि डिमांड से जो नेक्स्ट पॉइंट है वो उसी पर हम आ रहे हैं कि फाइनेंशियल गेन, कि अगर डिमांड नहीं होगा तो फिर क्या होगा कि हमें कोई उसका फाइनेंशियल गेन नहीं मिलेगा, हमें कोई भी उससे जो है तो माशी तौर से फ़ायदा नहीं मिलेगा। हमारा जो सोर्स ऑफ इनकम है वो फिर कम रहेगा, हम ज़्यादा कमाई नहीं कर सकेंगे। और करियर हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारी अर्निंग हो सके, हम अच्छी तरह से अच्छी तनख्वाह हासिल कर सकें या अच्छा बिजनेस कर सकें, या जो भी हम करियर चूज़ कर रहे हैं हमें उससे अर्निंग होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ फैमिली प्रोफेशन। ये भी एक चीज़ होती है कि बहुत सारे लोगों का ख़ानदानी एक कुछ बिजनेस होता है, या उसी खानदान में सारे लोग एक ही तरह की जॉब कर रहे होते हैं। जैसे बहुत सारे जो डॉक्टर्स होते हैं वो अपने बच्चों को भी डॉक्टर्स ही बनाते हैं, बहुत सारे जो लॉयर्स हैं वो अपने बच्चों को भी लॉयर्स ही बना रहे हैं, जो बिजनेसमैन हैं उसमें से बहुत सारे बिजनेसमैन अपने बच्चों को बिजनेस में ही खड़ा करना चाहते हैं ना। जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो इंडस्ट्री उनको संभालना होती है, इस तरह से वो अपने बच्चों को स्किल से डेवलप कराते हैं। हर जगह पर ये चीज़ होती है कि पेरेंट्स या जिस तरह से भी ख़ानदान में लोग जॉब कर रहे होते हैं, तो बच्चों को भी बहुत मर्तबा उन्हीं चीज़ को चूज़ करना होता है। तो वो भी करियर में इम्पॉर्टेंट होता है कि फैमिली का प्रोफेशन अगर कुछ है तो आप उससे ही रिलेटेड कोई चीज़ देखिए, ताकि आपको उसका जो आपका फैमिली बैकग्राउंड है उससे हेल्प मिल सके। फैमिली पोजीशन के बाद एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पर है कि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, है ना। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट यानी मुस्तकबिल में उस करियर को लेकर क्या हालात हैं। जैसे अभी हम बात कर रहे थे टाइपराइटर की, टाइपराइटर फ्यूचर में ख़त्म होते जा रहे हैं क्योंकि अब वो सारा काम लैपटॉप और कंप्यूटर से हो रहा है। सो जो भी आप करियर चूज़ कर रहे हैं उसमें फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स भी आना चाहिए। जैसे अभी ऑनलाइन का ज़माना आ गया है ना, बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो पिछले कुछ सालों तक कंप्यूटर का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करते थे और उनको ऐसा लगता था कि शायद हम नहीं कर सकेंगे ना। आपके स्कूल में भी बहुत सारे टीचर्स ऐसे रहे होंगे जो कंप्यूटर यूज़ नहीं करते थे या वो कंप्यूटर यूज़ करने में इतना कंफर्टेबल नहीं हुआ करते थे, लेकिन
आज फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स की हम बात कर रहे हैं तो आज के ज़माने में लॉकडाउन के पीरियड में जब ऑनलाइन एजुकेशन चल रहा है, सभी टीचर्स को कहीं ना कहीं कम या ज़्यादा लैपटॉप, कंप्यूटर या फिर मोबाइल के ज़रिए से मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी आ गई है उसको यूज़ करना पड़ रहा है। वरना जो टीचर्स स्कूल में पढ़ा रहे थे, अक्सर वो उसमें से बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो कंप्यूटर का यूज़ नहीं करते थे, बल्कि वो अपने दूसरे रिसोर्सेज यूज़ करते हैं। बुक्स की हेल्प लेंगे, पिक्चर्स प्रिंट आउट लेकर आएंगे, चार्ट्स बनाएंगे, बोर्ड पर एक्सप्लेन करेंगे, किसी ऑब्जेक्ट को सच में क्लास में लेकर आ जाएंगे, इस तरह की वो चीज़ें यूज़ करते थे। लेकिन आज फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स की हम बात करें तो उसमें उनको तो हम जो भी करियर चूज़ करते हैं, हमें इन पॉइंट्स को ध्यान रखना होता है। इन 8 पॉइंट्स को अगर हम ध्यान रखते हुए करियर का चूज करते हैं तो हम आसानी से अपने करियर की तरफ आ सकते हैं। जैसा मतलब हम किस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, किस करियर को चूज करना चाहिए, हमें कौन सा कोर्स करना चाहिए, उसके लिए इन 8 पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। अब आते हैं चैप्टर के टाइटल की तरफ। टाइटल में वर्ड यूज किया हुआ था स्मार्ट, लेकिन यहाँ पर स्मार्ट का कुछ और मीनिंग है। तो वो क्या मीनिंग है उसके लिए टॉपिक देखते हैं जो लिखा हुआ है एक्रोस्टिक। एक्रोस्टिक क्या होता है तो उसकी डेफिनेशन दी हुई है कि एन एक्रोस्टिक इज अ फॉर्म ऑफ राइटिंग वेयर द फर्स्ट लेटर्स इन ईच ऑफ द लाइंस फॉर्म्स अनदर वर्ड, है ना। एक्रोस्टिक्स एक किस्म का गेम है, आपने इससे पहले 7th और 8th में भी किया हुआ है अगर आपको याद हो। तो उसमें क्या होता है कि एक कोई वर्ड बन रहा है और हर लेटर से एक नया मीनिंगफुल वर्ड या फ्रेज बन जाता है। इस तरह जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल हमारे सामने दी हुई है, फॉर एग्जांपल फ्रेंड। फ्रेंड FRIEND, ये जो उसकी स्पेलिंग है, उसकी स्पेलिंग्स को लेकर हम इस तरह से अगर एक एक लेटर से कुछ बनाना चाहें, फॉर एग्जांपल हमारी बुक में दिया हुआ है फ्रेंड स्पेलिंग FRIEND, उसके हिसाब से अगर हम देखें तो F से सबसे पहला वर्ड हमारा बन जाता है F फॉर फैथफुल, है ना। उसके बाद नेक्स्ट है R से रिस्पेक्टेबल, देन नेक्स्ट इज I, लेटर I से वर्ड बन जाता है इंस्पायरिंग। इंस्पायरिंग के बाद लेटर E से बनता है इनकरेजिंग, ना। तो इनकरेजिंग के बाद लेटर N से है नोबल, और लास्ट है लेटर D से हो जाता है डिपेंडेबल। देखिए यहाँ पर एक ही वर्ड था फ्रेंड, लेकिन उसके हर एक लेटर से हमने इस तरह अलग अलग मीनिंगफुल वर्ड्स उससे बना लिए जो फ्रेंड को डिफाइन करते हैं, है ना। ऐसा ही कुछ भी नहीं बना लिया, जैसे हमने F से फुल, है ना, R से रियल, I से इन, ऐसा कुछ भी नहीं बनाया, बल्कि ऐसे वर्ड्स वहां पर बनाए हुए हैं जो उस एक्चुअल जो वर्ड फ्रेंड है उससे रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स जो होते हैं वो फेथफुल होते हैं, ना, भरोसेमंद होते हैं, रिस्पेक्टेबल होते हैं, हम अपने फ्रेंड्स की इज्जत भी करते हैं, ना। दे आर इंस्पायरिंग, वो हमें इंस्पायर करते हैं कि चलो आज हम पढ़ाई करते हैं, हमें बहुत मेहनत करनी है, लाइक दैट। दे आर इनकरेजिंग, वो हमें बहुत से कामों में इनकरेज करते हैं। दे आर नोबल, वो नेक होते हैं, अच्छे होते हैं। दे आर डिपेंडेबल, और फ्रेंड्स जो होते हैं हम उन पर बहुत सारी चीज़ों के लिए डिपेंड होते हैं, हम उनकी हेल्प चाह रहे होते हैं। तो ये जो फ्रेंड वर्ड से ये जो हमने एक वर्ड जोड़कर इस तरह से ये बनाया हुआ है, इसी को कहते हैं एक्रोस्टिक। और ये जो हमारा आज का टॉपिक है स्मार्ट, ये स्मार्ट एक्चुअल में वर्ड स्मार्ट के मीनिंग में नहीं है, बल्कि वो SMART एक एक्रोस्टिक से है जिसका मीनिंग हम आज इस चैप्टर में देखने वाले हैं। यहाँ पर इस एग्जाम्पल के बाद हमें एक टास्क दिया हुआ है, प्रिपेयर ऑन योर ओन सच एक्रोस्टिक्स फॉर, है ना। 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं जिसके लिए हमें कहा गया है कि आप खुद से बनाइए। पहला पॉइंट है योर डियरेस्ट फैमिली मेंबर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम कह सकते हैं फादर, ना। फादर जो होते हैं वो हमारे फैमिली मेंबर हैं, तो फादर के लिए हम एक एक लेटर से अलग अलग, जैसे फादर का पहला लेटर है F से हम बना सकते हैं फॉर एग्जाम्पल फादर इज फ्रेंडली, फेवरेबल, है ना, इस तरह से। तो लेकिन ये चीज ध्यान रखेंगे कि आप जो भी वर्ड बना रहे हो वो एक्चुअल जो वर्ड है उससे रिलेटेड होना चाहिए, है ना। जैसे फादर में सेकंड लेटर है A, तो आप लेटर A से एंड नहीं बनाएंगे,
बल्कि कुछ ऐसा वर्ड बनाएंगे, कुछ ऐसा एडजेक्टिव बनाएंगे जो फादर को उसके मीनिंग से रिलेटेड हो। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं ऐसे एडवाइजर, है ना, फादर से जो होते हैं वो एडवाइजर होते हैं, हमेशा हमें नसीहत कर रहे होते हैं। फादर में एक के बाद होता है टी से हम टीचर कह सकते हैं कि फादर जो होता है वो एज अ टीचर होता है ना। देन एच से होता है फॉर एग्जाम्पल हेल्पिंग, फादर से हमारे हेल्पिंग होते हैं, लाइक दैट। तो इस तरह हमें बनाना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है नेम ऑफ योर बेस्ट फ्रेंड, है ना, आपका कोई बेस्ट फ्रेंड हो उसका नाम लीजिए और उसके हर एक लेटर से ऐसे वर्ड्स बनाइए जो उसके क्वालिटीज़ को डिफाइन करते हों। जैसे आपका कोई फ्रेंड है, फॉर एग्जांपल आप कहें कि मेरे फ्रेंड का नाम है ताहा, और ताहा जो है वो उसकी हाइट ज़्यादा है, तो आप कह सकते हैं टी फॉर टॉल, एफ फॉर, अगर आपका दोस्त गुस्से वाला है तो यू कैन से एरोगेंट, है ना। अगर वो नहीं है तो फिर आप उसको कुछ और एडजेक्टिव्स यूज करते हैं, लाइक दैट। इसके अलावा और दो वर्ड्स हमें यहाँ पर दिए हुए हैं कि थर्ड है अ क्वालिटी और फीलिंग, ये भी हो सकता है ना। जैसे आप कहेंगे कि हैप्पी, हैप्पी का जो 5 लेटर से है HAPPY, हर एक लेटर से हम अलग अलग वर्ड से बना सकते हैं, है ना। एंग्री, एंग्री ANGRY, उसके अलग अलग लेटर से हम वर्ड से बना सकते हैं, इस तरह से। नेक्स्ट इज एनी प्रोफेशन, प्रोफेशन भी हो सकते हैं, जैसे टीचर, है ना। टीचर जो प्रोफेशन है टीचर का, तो हम एक एक से बना सकते हैं। टी फॉर देन ई से कुछ वर्ड, ए से कुछ वर्ड, CHER, इस तरह से एक एक लेटर से हम यहाँ पर हमने बच्चों इसका आंसर नहीं दिया हुआ है क्योंकि ये एक स्टूडेंट ओरिएंटेड एक्टिविटी है। वरना क्या होता है, अगर हम एक जवाब बता दें तो सारे बच्चे उसी को फॉलो करेंगे, जबकि यहाँ पर आपको खुद से सोचना है और आपको वर्ड्स बनाने हैं। अच्छा बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि ये एक्टिविटीज हमसे क्यों कराई जा रही है, तो एक चीज़ ध्यान रखें कि जितने भी हमारे राइटिंग स्किल या फिर एक्टिविटीज़ चिट चैट में या फिर इंग्लिश वर्कशॉप में जो भी एक्टिविटीज़ हैं, उन सब के अलग अलग मकासद हैं। उन मकासद में से एक मकसद होता है टू डेवलप द वोकैबुलरी, आपका जो अल्फाज का ज़ख़ीरा है उसको डेवलप करना है, उसमें और ज़्यादा वर्ड्स शामिल करने हैं। वर्ड्स शामिल करने का मतलब ये नहीं है कि आप डिक्शनरी की तरह उन वर्ड्स के मीनिंग याद कर लें, बल्कि आपको वर्ड्स अच्छी तरह से ये समझ आना चाहिए कि मैं इन वर्ड्स को उसके मीनिंग के लिहाज से कहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ। तो ये एक्रोस्टिक्स उसी तरह का एक एक्टिविटी है जहाँ पर आप सोचते हैं कि आप किस वर्ड को किस तरह से ट्रीट करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि से वेदर द अंडरलाइन वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर यूज्ड एज नाउन, अ वर्ब और एडजेक्टिव ना। देखिए यहाँ पर ग्रामर का पार्ट आ गया हुआ है, जो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव वगैरह। तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो एज अ नाउन, एज अ वर्ब और एज एन एडजेक्टिव अलग अलग तरीके से यूज होते हैं। यहाँ पर जो सेंटेंसेस है उसमें एक एक वर्ड्स जो है अंडरलाइन किए हुए हैं। हमें बताना है कि ये जो अंडरलाइन किए हुए जो वर्ड्स हैं वेदर दे आर नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव। पहले एग्जांपल है आई वॉक टू स्कूल एवरी डे। आई वॉक टू स्कूल एवरी डे, इस सेंटेंस में वॉक को अंडरलाइन किया हुआ है। वॉक यहाँ पर वर्ब है ना। जैसे हम कहते हैं आई गो टू स्कूल ना, आई ड्रिंक टी ना, आई ईट बनानाज, तो आई वॉक टू स्कूल, इस तरह से यहाँ पर ये वर्ब हो जाएगा। सेकंड एग्जांपल में भी सेम वर्ड यूज किया हुआ है वॉक, लेकिन सेंटेंस है आई गो फॉर अ वॉक एवरी डे। अब देखिए यहाँ पर आई गो फॉर अ वॉक एवरी डे, यहाँ पर जो वॉक सेकंड सेंटेंस में यूज किया हुआ है ये एक्चुअल में एक नाउन है। वर्ड्स सेम है, स्पेलिंग सेम है, लेकिन एक जगह पर एज अ वर्ब और एक जगह पर एज अ नाउन यूज किया हुआ है। देन थर्ड एग्जांपल, दे गिव मी अ गिफ्ट एवरी डे, यहाँ पर वर्ड गिफ्ट को अंडरलाइन किया हुआ है। जब आ गिफ्ट एवरी डे, देखिए एक चीज ध्यान रखिए कि बहुत सारे नाउन जब सिंगुलर यूज होते हैं तो उसके साथ लेटर ए और एन यूज किया जाता है। तो यहाँ पर सेकंड एग्जांपल में अ वॉक और यहाँ थर्ड एग्जांपल में अ गिफ्ट,
इस तरह दोनों के साथ आर्टिकल ए लगा हुआ है, इसलिए दोनों नाउन है। मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे सामने है कि यू कैन गिफ्ट हर अ स्टोरी बुक, है ना। देखिए यहाँ पर कैन एक हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब कैन के साथ हमेशा वर्ब यूज किया जाता है। तो कैन के साथ जो गिफ्ट लिखा हुआ है, जो अंडरलाइन किया हुआ है यहाँ पर, गिफ्ट दे बॉट अ न्यू हाउस ऑन द 10th स्ट्रीट। यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ है न्यू इज एन एडजेक्टिव ना। दे बॉट अ न्यू हाउस के बारे में डिस्क्राइबिंग वर्ड न्यू है, जो कि एक एडजेक्टिव है। The next sentence is the water tanks leak a lot. Water tank leaks a lot. Leak is underlined here and it is a verb. Then the next example. The old age home houses 100 aging and homeless people. अब देखिए यहाँ पर जो ऊपर से अभी सेकंड सेंटेंस हमारे सामने है उसमें वर्ड यूज किया हुआ है a new house, और ये जो लास्ट सेंटेंस है उसमें यूज किया हुआ है हाउसेज, है ना। तो ये जो हाउसेज वर्ड यूज किया हुआ है यहाँ पर ये एज अ वर्ब यूज किया हुआ है। तो आज तक हमने ये समझा था कि जो वर्ड हाउस है, हाउस जो है वो घर को कहते हैं, जो कि एक नाउन है, लेकिन उसे एज अ वर्ब भी यूज किया जा सकता है। ये उसकी एक एग्जाम्पल। तो ये सेंटेंसेस हमारे सामने जहाँ पर हम नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव के को आइडेंटिफाई कर रहे थे। चलिए अब आते हैं हमारे एक्चुअल चैप्टर में, जिसका टाइटल है बी स्मार्ट। बी स्मार्ट यानी होशियार बन जाइए। यहाँ पर एक एक करके हमारे सामने पैराग्राफ्स आ रहे होंगे, हम उसको वर्ड टू वर्ड मीनिंग के साथ समझते चलेंगे। बी स्मार्ट का स्पेलिंग SMART, जो कि एक्रोस्टिक है। किस तरह से वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। चैप्टर की शुरुआत में एक कोट दिया हुआ है कि चैंपियंस आरंट मेड इन जिम्स। चैंपियंस यानी जो माहिर होते हैं, दे आर नॉट मेड इन जिम्स, वो किसी जिम खाने में यानी किसी ऐसी जगह जहाँ पर लोग वर्जिश कर रहे हों या प्रैक्टिस करते हों, ऐसी जगह सर वो तैयार नहीं होते। तो फिर कहाँ तैयार होते हैं, उसके बारे में अगले पैराग्राफ में दिया हुआ है कि चैंपियंस आर मेड फ्रॉम समथिंग दे हैव डीप इनसाइड देम। बल्कि जो चैंपियंस होते हैं, जो माहिरीन होते हैं, उनके अंदर कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसकी वजह से वो चैंपियन बनते हैं। वो कौन सी बातें हैं? अ डिजायर, अ ड्रीम, अ विजन, है ना। उनके अंदर एक डिजायर होती है, डिजायर यानी ख्वाहिश होती है, ड्रीम यानी ख्वाब होता है, और विजन होता है, एक सोच होती है, एक नजरिए को लेकर वो काम कर रहे होते हैं। दे हैव द स्किल एंड द विल, और उनके अंदर स्किल होती है, सलाहियतें होती हैं, और साथ ही साथ विल होता है। विल कहते हैं, अगेन विल मीन्स डिजायर, ख्वाहिश, कि उनके अंदर सलाहियत होती है और साथ ही साथ विल होता है। विल का मतलब यहाँ पर जिद भी कह सकते हैं कि उन्हें कोई काम करने की जिद होती है। लेकिन आगे है, बट द विल मस्ट बी स्ट्रॉन्गर देन द स्किल, कि उनका जो विल पावर है, उनकी जो काम को करने की ख्वाहिश है, वो स्किल से ज्यादा होना चाहिए, तभी जाकर वो चैंपियन बनते हैं। सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स थ्राइव इन द सेम मैनर, है ना। जितने भी कामयाब लोग हैं, यानी जो लोग अपनी अपनी फील्ड्स में कामयाब होते हैं, वो ऐसे प्रोफेशनल्स थ्राइव इन द सेम मैनर, वो इसी तरह से थ्राइव इन करते हैं। थ्राइव इन का मतलब होता है प्रॉस्पर, यानी आगे बढ़ना, तरक्की करना। वी ऑल हैव नेचुरल टैलेंट, हम सब में एक नेचुरल टैलेंट है। इफ वी यूज दैट टैलेंट टू सेट आवर गोल्स इन लाइफ, वी कैन इजीली गेट सक्सेस इन लाइफ, ना। अगर हम उस टैलेंट को सही तरीके से यूज करते हैं, सही तरीके से गोल को सिलेक्ट करने में हम अपने टैलेंट का इस्तेमाल करते हैं, तो हमें जिंदगी में कामयाबी जरूर मिलेगी। वी शैल नॉट अचीव आवर गोल्स इफ वी डू नॉट टेक एक्शन टू अचीव देम, और जब तक हम हमारे गोल्स को अचीव करने के लिए कोई एक्शन नहीं करेंगे, मतलब सिर्फ हम सोचते रहेंगे, मंसूबे बनाएंगे और कुछ अमल नहीं करेंगे, तो हम किसी भी मकसद को पा नहीं सकते। उसके लिए हमें कुछ ना कुछ एक्शन जरूर लेना होगा। सेटिंग गोल्स हैज टू वैल्यूएबल एसेट्स।
किसी भी गोल को सेट करने के लिए दो वैल्यूएबल एसेट्स हैं, है ना। एसेट्स कहते हैं मतलब ऐसी चीज़ें जो हमारी मदद कर सकती हैं। पहला है अ सेंस ऑफ ओरिजिनलिटी एंड अ स्टेपिंग स्टोन टू इल्यूमिनेट द पाथ। सबसे पहला अ सेंस ऑफ ओरिजिनलिटी, कि सबसे पहले अपने अंदर एक ओरिजिनलिटी का सेंस होना चाहिए, ये एहसास होना चाहिए कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो ओरिजिनल है, हम किसी को देखकर कॉपी नहीं कर रहे हैं बल्कि ओरिजिनल कुछ काम कर रहे हैं। एंड अ स्टेपिंग स्टोन टू इल्यूमिनेट द पाथ, और साथ ही साथ एक हमारे पास ऐसा मौका होना चाहिए जिसके ज़रिए से हम रास्तों को रोशन कर सकें, यानी हमारा रास्ता तय हो जाए कि हमें किस सिमत में जाना है, हमें उस मौके की तलाश होना चाहिए। गोल्स पुट वन एट द हेम ऑफ लाइफ, है ना। जब हमारे सामने गोल होगा तो क्या होता है, गोल की वजह से हमारा जो जिंदगी है वो जिंदगी हमें आगे बढ़ाती है। परसुइंग देम एक्नॉलेजेस अ बेटर फ्यूचर सिचुएशन, और फिर हम उस गोल को जब परसू कर रहे होते हैं तो उससे हमारा जो फ्यूचर है वो मुस्तकबिल जो होता है वो बेटर हो जाता है, हमारे मुस्तकबिल के हालात बेहतर हो जाते हैं। दे हेल्प टू स्टीयर a course of life rather than simply drifting along and letting things happen, ना। दे हेल्प टू स्टीयर, स्टीयर का मीनिंग दिया हुआ है चैनलाइज, यहाँ मतलब है रास्ते बनाना, अपनी जिंदगी का रास्ता खुद से तैयार करना। देन सिंपली ड्रिफ्टिंग अलॉन्ग एंड लेटिंग थिंग्स हैपन, यानी जैसा चल रहा है उसके साथ साथ ड्रिफ्टिंग अलॉन्ग, यानी जो जैसे पानी बह रहा है उसके साथ जो चीज़ें बह रही है वैसे ही ज़माने के साथ आगे बढ़ते जाना, ऐसा नहीं, बल्कि हम अपना रास्ता खुद बनाते हैं अगर हमारा गोल सेट होता है, हमारा गोल तय होता है। तो गोल को सेट करना ये बहुत ज़रूरी होता है, तभी जाकर हम इस तरह की बातें कर सकते हैं। आगे बता रहे हैं, सेटिंग गोल्स में अपीयर इजी बट फॉर सम इट इज क्वाइट चैलेंजिंग, है ना। सुनने में ये बहुत आसान लग रहा है लेकिन ये बहुत चैलेंजिंग भी है। फियर ऑफ फेलियर में बी अवॉइडेड इन द एब्सेंस ऑफ एनी गोल्स, ना। फियर ऑफ फेलियर के नाकाम हो जाएंगे, अगर मैं ये कोई कोर्स करना चाहता हूँ, अगर मैं उसमें नाकाम हो गया तो क्या होगा। may be avoided in the absence of any goals. After all, one has to decide what one wants to achieve in the end, ना, कि हमें ही डिसाइड करना होता है कि हम आखिर क्या करना चाहते हैं। टू अकम्पलिश गोल्स एक्सपर्ट्स रिकमेंड अ 5 स्टेप अप्रोच। किसी भी गोल को अकम्पलिश करना, अकम्पलिश का मतलब होता है मंजिल तक पहुंच जाना, यानी कामयाबी हासिल करना। गोल को अचीव करने के लिए एक्सपर्ट्स ने 5 स्टेप्स बताए हैं। अब वो 5 स्टेप्स कौन से हैं, तो वो है SMART, है ना। SMART, ये हर लेटर एक एक स्टेप को मेजरेबल, देन A अचीवेबल, R रियलिस्टिक, T टाइम बाउंड। तो ये 5 चीजें बता रहे हैं कि किसी भी चीज को हासिल करने के लिए अगर हम स्मार्ट वे में सोचते हैं तो स्मार्ट का यहाँ पर 5 उसका फुल फॉर्म दिया हुआ है एक्रोस्टिक के फॉर्म में SMART, यानी स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। आगे हम इन सारे वर्ड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से होगा। स्मार्ट गोल से होगा स्पेसिफिक रूब्रिक। जब हम स्मार्ट गोल्स की बात करें तो उसके खास रूब्रिक्स होते हैं, गाइडलाइंस होती हैं, या फिर हमारे सामने काम करने के लिए पॉइंट्स होते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से उसके रूब्रिक्स हैं। आगे बढ़ते हैं। पहला स्पेसिफिक रूब्रिक अगर हम देखें तो S फॉर, जो स्मार्ट का S था वहां से शुरुआत करेंगे, यानी स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब होता है मखसूस, एक खास किस्म का नजरिया। स्पेसिफिक में बता रहे हैं, स्पेसिफिक इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग अ स्पेसिफिक एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट, ना। सबसे पहले हमारा जो गोल है उसमें हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि हमें कहाँ पर इम्प्रूवमेंट का जरूरत है। द मोर स्पेसिफिक द एरिया, द मोर डिफाइंड द अचीवमेंट ऑफ वंस गोल कैन बी,
जितना हमारा स्पेसिफिक रहेगा कि हमें किन चीज़ों पर मेहनत करनी चाहिए, किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, उतना बेहतर हमारा अचीवमेंट होगा। इट कैन मेक इट ईजियर टू सेट पैरामीटर्स एंड वर्क टुवर्ड्स द गोल, है ना। जब हमारे पास स्पेसिफिक एरिया है, स्पेसिफिक हमारा टारगेट है, तो फिर हम उसके पैरामीटर्स तय कर सकते हैं। पैरामीटर्स यानी हम उसकी एक लिस्ट बना सकते हैं कि हमें क्या क्या करना है, पहले क्या करना चाहिए, फिर क्या करना चाहिए, फिर क्या करना चाहिए। इस तरह से हम उसके पॉइंट्स बनाकर फिर गोल की तरफ आगे बढ़ते हैं। और ये कब होगा? जब हम एक स्पेसिफिक हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ इट इज बिल्डिंग अ हाउस, व्हाट एग्जैक्टली इज द कैपेसिटी रिक्वायर्ड एंड हाउ लॉन्ग कैन इट स्ट्रेच, ना। एग्जाम्पल दिया है कि घर बनाते वक्त कितनी कैपेसिटी चाहिए। जैसे सपोज अगर 2 लोगों को रहना है तो उसके लिए कितना बड़ा घर चाहिए, अगर 10 मेंबर्स हैं तो उनके लिए कितना बड़ा घर चाहिए। तो उस कैपेसिटी के हिसाब से घर बनाया जाता है। तो ये थी पहला एक्रोस्टिक्स में स्मार्ट का हमने पहला पॉइंट देखा, स्पेसिफिक। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, जो कि एम से शुरू होने वाला वर्ड है मीजरेबल। मीजरेबल ये वर्ड बनता है मीजर से। मीजर यानी पैमाइश, यानी हमारा जो गोल होना चाहिए वो मीजरेबल होना चाहिए। क्वांटिफाइंग गोल्स प्रोवाइड्स स्पेसिफिक वेज टू ट्रैक प्रोग्रेस अगेंस्ट गोल्स, कि हम अपने गोल की क्वांटिफाइंग कर सके। क्वांटिफाइंग यानी उसकी मिकदार को जांच सकें कि हम गोल की तरफ बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। जैसे सपोज एक एग्जांपल अगर हम लें कि अगर हमें एक हफ्ते में 3 चैप्टर्स की स्टडी करना है। सपोज आप इस एग्जाम का टाइम है, आपको एक हफ्ते में 3 चैप्टर्स की स्टडी करना है। तो अब 4 दिन गुजर चुके हैं और आप पहले ही चैप्टर पर हैं और आपके पास 2 ही दिन बचे हुए हैं। तो इस तरह हमें क्वांटिफाइंग गोल्स का मतलब क्या होता है कि हमें मीजर करते रहना चाहिए कि हमारे पास अगर 6 दिन है और हमें 3 चैप्टर्स कवर करने हैं तो 2 दिन में कैसे भी करके हमारा एक चैप्टर खत्म हो चुका होना चाहिए। उसके लिए हमें उसके स्टेप्स तैयार करने होंगे। इसी तरह this makes it easy to benchmark performance throughout the goal period including areas to improve। जब हमारे पास इस तरह से मेजरेबल हम रखेंगे तो हम काम को सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं उसकी भी जांच हो सकती है, उसको हम उस पर नजर रख सकते हैं। While playing football, one's exact role and position has to be clearly defined, है ना। जैसे फुटबॉल में होता है कि हर एक प्लेयर की अपनी पोजीशन होती है जिसको पहले से डिफाइन कर लिया जाता है। अगर वो नहीं होगा तो उससे क्या होगा कि सारे प्लेयर्स एक दूसरे में खलत मलत हो जाएंगे, मिक्सअप हो जाएंगे। इसलिए मेजरेबल होना चाहिए, सबको अपना अपना लिमिटेशन पता होनी चाहिए। आगे नेक्स्ट है अचीवेबल। अचीवेबल का मतलब होता है, ये वर्ड बनता है अचीव से। अचीव का मतलब होता है किसी चीज को हासिल कर लेना। देन अचीवेबल यानी जिसे हासिल किया जा सकता हो, हमें ऐसा गोल तय करना है। Setting goals that can be completed in the designated period of time. Often these goals may act like stepping stones to help meet broader goals that further define a career, है ना। सबसे अहम चीज कि हमारा जो गोल होना चाहिए वो अचीवेबल होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं कि भी हम एक हफ्ते में पूरा 10 सबक पढ़ने वाले हैं, दैट इज नॉट अचीवेबल, है ना। 10 सबक की हम स्टडी करने वाले हैं तो ये अचीवेबल नहीं है, बल्कि हमें ऐसा गोल सेट करना चाहिए जो अचीवेबल हो, जिसे हम एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर कवर कर सकते हो। जैसे अभी हम 6 दिन में अगर 3 चैप्टर पढ़ना हो तो दैट इज अचीवेबल। तो हमारा गोल ऐसा ही होना चाहिए जो अचीवेबल हो, और इस तरह हम एक एक अचीवेबल स्टेप को फॉलो करते हुए आगे करियर की तरफ बढ़ सकते हैं, अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एज ए स्टूडेंट वी कांट बिकम अ प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, बट वी कैन होप टू रीच दोज, है ना। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग में वो पोजीशन छुप गया हुआ है कि अगर हम वजीर आजम और सदर तो नहीं बन सकते, लेकिन मुस्तकबिल में हम उस पोजीशन को वी कैन अचीव दैट पोजीशन इन फ्यूचर, है ना। हम मुस्तकबिल में उन चीज को हासिल कर सकते हैं अगर उसके लिए मेहनत करते हैं, हम पॉलिटिक्स से ज्वाइन करते हैं और उसके ओहदों पे बढ़ते हुए हम आगे वहां तक जा सकते हैं। तो इस वक्त ये हमारे लिए अचीवेबल नहीं है कि टू बिकम अ प्रेसिडेंट, बल्कि हमारी चीज़ें जो है तो हमें अपना ये ध्यान रखना है कि हम किन चीज़ों को अभी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज रियलिस्टिक। हमारा जो गोल होना चाहिए वो रियलिस्टिक होना चाहिए। रियलिस्टिक से मुराद वो हकीकत पर मबनी होना चाहिए, ना फर्जी या ऐसे ख्याली इमेजिनरी नहीं होना चाहिए।
कि जो भी हम गोल सेट कर रहे हैं उसको हकीकत से जुड़ा होना चाहिए. इट इज इम्पोर्टेंट टू क्रिएट गोल्स दैट आर विद इन वंस करंट स्किल सेट और एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज. Building expertise takes time, so expecting to become an expert in a short amount of time is unrealistic. देखिए यहाँ पर वही बात आ गई कि अगर आप सोचते हैं कि आप कोई काम करने वाले हैं और कम वक्त में आप उसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे तो ये एक अनरियलिस्टिक सोच है. उसके लिए आपको रिक्वायरमेंट होती है टाइम की. Being realistic will make it easy to be successful at attaining goals. ना अगर आप रियलिस्टिक वे में सोचते हैं, हकीकत को ध्यान में सामने रखकर सोचते हैं तो आपको अपने गोल्स को अटेन करने में कामयाबी जरूर मिलेगी. इफ डिफेंसिव एंड नॉट एग्रेसिव द गोल्स परहैप्स लैक रियलिज्म. है ना, यहाँ पर एक वर्ड यूज किया हुआ है डिफेंसिव. डिफेंसिव का मीनिंग दिया हुआ है जस्टिफिकेटिव. जस्टिफिकेटिव का मतलब यहाँ हम उसे इस तरह समझ सकते हैं कि कुछ भी वजूहात बचाकर खुद को बचाना. अरे मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, अरे कोई नहीं कर रहा है, इस तरह के जो बहाने होते हैं, है ना. उसके साथ ही आगे बता रहे हैं कि वी मस्ट हैव द क्लियर पिक्चर इन माइंड एंड मस्ट हैव द एबिलिटी टू अडहेयर टू द पिक्चर. ना अडहेयर का मतलब होता है बाइंड. बाइंड का मतलब यहाँ पर होता है कि पाबंद होना, कि हमने एक मर्तबा जो तय कर लिया हम उसके पाबंद रहेंगे, हमें इसी पर फोकस करना है, हमें उसी काम को पूरा करना है. तो हमारा गोल जो है वो रियलिस्टिक होना चाहिए. देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है टाइम, कि जो भी हम गोल तय करते हैं इस्टेब्लिश टाइम पैरामीटर अराउंड ईच गोल एज इट विल हेल्प इंक्रीज फोकस एंड अकाउंटेबिलिटी. ना टाइम बाउंड होना चाहिए कि हमें कितने दिनों में कौन से काम कंप्लीट करने हैं. जब हम इस तरह से टाइम बाउंड हो जाते हैं तो एक अकाउंटेबिलिटी आ जाती है, एक जिम्मेदारी का एहसास पैदा हो जाता है. बट विदाउट कंसिस्टेंट टाइम बाउंड एक्शन इट नेवर बिकम्स अ रियलिटी. ना कंसिस्टेंट यानी लगातार, स्टीडी. अगर हम कामों को लगातार अपने अपने वक्त पर नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, हम उस काम को सक्सेसफुली अंजाम नहीं दे सकते. एग्जाम्पल्स हैं, इट मे बी एक्सरसाइज, डाइट और स्ट्रेस फ्री थॉट्स. ना चाहे कोई भी बात हो, सबके लिए हमें टाइम बाउंड होना चाहिए. ऑल दिस हैव टू बी प्रैक्टिस्ड एंड इम्प्लीमेंटेड विदाउट हेजिटेशन. है ना, ये तमाम चीजें जो है वो प्रैक्टिस और बगैर हेजिटेशन के बगैर जब उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं तभी जाकर डाउट और इनडिफरेंसेस, है ना, हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, डाउट भी नहीं होना चाहिए, और इनडिफरेंस का मतलब होता है लैक ऑफ इंटरेस्ट बट विद इन अ डेडलाइन. जब आप किसी काम को करना चाह रहे हैं ना तो आपको उस काम को करने के लिए आपको ऐसा डाउट में नहीं रहना चाहिए कि करूं कि नहीं करूं. आपको पूरे इंटरेस्ट के साथ, पूरी दिलचस्पी के साथ, बगैर हेजिटेशन के उस काम को करना है और उसके लिए आपको एक डेडलाइन भी तय करनी होती है. यानी आपको एक टाइम ले लेना है कि मुझे कौन से काम कितने वक्त में खत्म करना है. तो ये था SMART. आगे बढ़ते हैं. Visions, wishes, intentions and dreams are all valuable. They spark of imagination and encourage us to define where we want to reach. है ना, देखिए ये जो चीज़ें अभी आ रही थी, विजन होना चाहिए, ख्वाहिशात होना चाहिए, इंटरेस्ट एंड ड्रीम्स, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है. क्यों? क्योंकि इन सब चीज़ों से ही दे स्पार्क ऑफ द इमेजिनेशन एंड इनकरेजेस. है ना, कि इनसे हमें एक इमेजिनेशन का स्पार्क ऑफ मिलता है, मतलब हमें एक करने का जज्बा हमारे अंदर पैदा होता है और हिम्मत मिलती है कि हम इस वक्त क्या हैं और आगे हमें कहाँ तक जाना है. इन ऑर्डर टू गेट देयर हाउएवर वी नीड टू ब्रिंग लाइफ इमेजेस अ डाउन टू अर्थ एंड डाउन टू अर्थ प्लान टू एग्जीक्यूट आवर स्ट्रेटजीज. ना हमारा जो प्लान होना चाहिए वो रियल लाइफ से जुड़ा होना चाहिए और डाउन टू अर्थ होना चाहिए. डाउन टू अर्थ का मतलब होता है रियल और प्रैक्टिकल, और फिर उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, उसको अमल पैरा करने के लिए, उस पर अमल करने के लिए हमें स्ट्रेटजी यानी कोई लाए अमल, कोई प्लानिंग, कोई मंसूबा होना चाहिए कि हम उसके जरिए से उस काम को करेंगे. द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ एनर्जी पुट फॉर्थ डायरेक्टली इम्पैक्ट द रिजल्ट. देखिए ये भी एक बहुत चीज है. क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ एनर्जी पुट फोर्थ. पुट फोर्थ का मीनिंग होता है लगाना, कि हम जो भी एनर्जी लगाएंगे कितनी एनर्जी लगा रहे हैं और किस तरह की लगा रहे हैं. ना यानी हम सिर्फ रीडिंग कर रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि हमारा पूरा चैप्टर हमें समझ में आ जाना चाहिए, तो ये रियलिस्टिक नहीं होता.
इस तरह से करना गलत हो जाता है। लेकिन हम अगर सही वक्त पर मुनासिब उन्वान के लिहाज से, ज़रूरत के लिहाज से हम स्टडी करते हैं तो दैट विल बी फ्रूटफुल। इफ़ वी डोंट पुट एनीथिंग इन वी कांट गेट एनीथिंग आउट ना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम इसमें कुछ खर्च नहीं करेंगे, मतलब अपना वक्त, सलाहियतें, अपनी मेहनतें नहीं लगाएंगे, तो वी कांट गेट एनीथिंग आउट, हमें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। हमारा जो नतीजा रहेगा वो सिफर होगा। Success is a walk in the dark, finding the right footing, precisely mastering the skills and getting in the next place. All depend on how we approach and tackle the problem. देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सक्सेस जो होता है ना, इट इज एक अंधेरी चाल है, मतलब हमें अंधेरे में आगे बढ़ना होता है। और फाइंडिंग द राइट फूटिंग, प्रिसाइजली मास्टरिंग द स्किल एंड गेटिंग टू द नेक्स्ट प्लेस। 3 चीजें हैं कि सही रास्ते को पकड़ना, फिर उस रास्ते के लिए जो सलाहियतें दरकार है उसको इंतखाब करना, और फिर सही रास्ते की तरफ चलते हुए अपनी मंजिल पर पहुंचना। ऑल डिपेंड ऑन हाउ वी अप्रोच, ये सब हमारे अप्रोच पर मुनहसिर होता है। अप्रोच यानी हम किसी काम को किस नज़र से देखते हैं, किस तरीके से उसको देखते हैं, और टैकल द प्रॉब्लम, और जो भी प्रॉब्लम उसमें आने वाला है हम उसे किस तरह से टैकल करते हैं, उस दुश्वारी को, उस परेशानी को हैंडल करते हैं। द बेस्ट वे टू गेट फ्रॉम वेयर वी आर टू नेक्स्ट वी वांट टू बी इज टू फाइंड द फूटिंग ऑफ आवर नेक्स्ट स्टेप ना, कि हम इस वक्त क्या हैं और हमें आगे किस तरफ जाना है। तो उसके लिए हमें ये देखना होगा कि हमारा एक्चुअल में हमारी स्किल्स क्या है, हमारी ज़रूरतें क्या है, हम क्या कर सकते हैं, और उसके बाद हमें तय करना हो। यानी जैसे अभी आप इस वक्त 10th में हैं, आप डायरेक्टली सोचते हैं कि भाई मुझे जो है तो पायलट बनना है, तो आप डायरेक्टली तो पायलट नहीं बन सकते, बल्कि उसके लिए आपको स्किल्स डेवलप करनी होगी, आपको लैंग्वेज इंप्रूव करना होगा, आपको पर्सनैलिटी बनानी होगी, आपको फिजिकली और मेंटली इतना स्ट्रांग होना पड़ेगा, उसके लिए उसके रिलेटेड कोर्सेज करना पड़ेंगे। तो व्हेन वी टेक द नेक्स्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये लेसन आपको समझ आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज, गुड बाय।